हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री, और स्टोइकियोमेट्री में पढ़ रहे हैं एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन जिसको कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, जो कि एक सीक्वेंस में होता है। मतलब पहला रिएक्शन होगा तो उसके बाद दूसरा रिएक्शन होगा, और फिर दूसरा होगा तो फिर तीसरा होगा। मतलब एक क्रम में रिएक्शन जब होता है एक के बाद एक, तो उसको हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन को किस तरह से हम लोग लिखते हैं और उसका क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। कोई भी एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है जो कि मैं यहाँ पर लिखूँगा। देखोगे सब ध्यान से। जैसे मान लो कि कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन का अर्थ ये होता है कि हमने कुछ भी रिएक्टेंट ए बी सी कुछ मान लिया और प्रोडक्ट भी ऐसा ही कुछ ए बी सी मान लिया, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ लिख दिया और कह दिया कि रिएक्शन जो है बैलेंस है, तो उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। जैसे एक रिएक्शन लिया ए प्लस 2b, तो ए और बी रिएक्टेंट हो गया। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। प्रोडक्ट मिला से दिस इज 3c एंड प्लस 4d। ऐसा कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि ए बी सी डी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इधर वाला रिएक्टेंट उधर वाला प्रोडक्ट, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है और मान रहे हैं कि यह रिएक्शन बैलेंस्ड है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन। अब ये एक रिएक्शन हुआ, वो जो प्रोडक्ट सी बना ना, सी जो बना, पहले से उसी कंटेनर में एक रिएक्टेंट पड़ा हुआ था ई, उसके साथ रिएक्शन किया, बनाया एफ और जी, इस तरह से। तो देखो ये जो सी बना यहाँ पर, ये पहले रिएक्शन में नहीं था, लिया था ए और बी। ए का कुछ मूल लिया होगा और बी एक्सेस में था, मान रहे हैं कि बी जो है वो एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ये एक्सेस में है, ज़्यादा है तो ये वाला कम है भाई, सीधी सी बात है। और ये जो सी बना, ए और बी आपस में रिएक्ट करेगा तो सी बनेगा, वही सी यहाँ पर ई के साथ रिएक्ट कर रहा है। पहले से कंटेनर में ई पड़ा हुआ था, ये भी एक्सेस में है, लेकिन ये सी पहले से कंटेनर में नहीं था। ये सी पहले रिएक्शन में बना और यही सी दूसरे रिएक्शन में ई के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब दूसरा रिएक्शन को होने के लिए सी होना जरूरी है। कहाँ से आएगा? पहले रिएक्शन से, अर्थात दूसरा रिएक्शन को होने के लिए पहला रिएक्शन होना जरूरी है। तो पहला रिएक्शन होगा तभी दूसरा होगा, यानी एक सीक्वेंस में होगा, पहला होगा फिर दूसरा होगा। अब मान लो कि ये जो एफ आया, एफ ये जो आया, एच के साथ रिएक्शन किया और आई दिया और जे दिया। कुछ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस तरह से लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जो कि हम मानेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है। अब ये जो एच भी है वो एक्सेस में पड़ा हुआ था क्वेश्चन में। अगर ये एक्सेस में पड़ा हुआ नहीं रहेगा तो हमको पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन एलआर है, इन दोनों में कौन एलआर है और इन दोनों में कौन एलआर है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करता है। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ये जरा देखो, ये जो एफ बना दूसरे वाले रिएक्शन में, तीसरे रिएक्शन का क्या है? रिएक्टेंट है। दूसरे रिएक्शन का जो एफ प्रोडक्ट है तीसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट है, यानी तीसरा वाला रिएक्शन होने के लिए दूसरा वाला होना जरूरी है, और दूसरा वाला होने के लिए पहला होना जरूरी है। तो पहला होगा तो फिर दूसरा होगा तो फिर तीसरा होगा। तो इस तरह का रिएक्शन यदि होता है, एक क्रम में होता है, तो कहते हैं कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं सीक्वेंस में हो रहे, सीक्वेंशियल रिएक्शन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको बात समझ में आ गई। सीक्वेंशियल रिएक्शन एक सीक्वेंस में होता है, एक से ज़्यादा रिएक्शन है और एक के बाद एक होता जाता है। और कुछ जो स्पेसिस थे, एक रिएक्शन में प्रोडक्ट है दूसरे में रिएक्टेंट है, एक में प्रोडक्ट है दूसरे में रिएक्टेंट है, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट्स। वो इंटरमीडिएट्स क्या है? बन भी रहा है कंज्यूम भी हो रहा है, बन भी रहा है कंज्यूम भी हो रहा है,
तो उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट क्या हो गया, एक सी इंटरमीडिएट हो गया और क्या, एक हो गया एफ इंटरमीडिएट, जो कि एक रिएक्शन में प्रोडक्ट है और दूसरे में रिएक्टेंट है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये एक रिएक्शन सीक्वेंस में हो रहा है, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल। अब इसके न्यूमेरिकल को कैसे करें, लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। अब जरा देखोगे ध्यान से, मान लो कि ए का कुछ अमाउंट लिया गया था, एक्स मान लो, एक्स मोल लिया गया था। मोल में ही तो पढ़ते हैं ना, या तो मोल में पढ़ते या तो मॉलिक्यूल में पढ़ते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिलेशनशिप में रोज ही बताता हूं, वो नहीं भूलना है बच्चे। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका 2, तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 3 मोल देगा और इसका 4 मोल देगा। अब चूंकि ये एक्सेस में है तो ये लिमिटिंग हो जाएगा। एक एक्सेस होता है तो दूसरा लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब जो कम पड़ जाए, तो ये एलआर होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करता है। एक्सेस के अनुसार हमको नहीं पढ़ना है, इसके अनुसार पढ़ना है। यानी इसका 1 मोल इसका 3 मोल देगा तो एक्स मोल कितना मोल देगा, 3x। सी का मोल आ गया। और मान रहे हैं कि 100% रिएक्शन हो रहा है, 100% यील्ड है, कुछ भी मेंशन नहीं रहे ना तो मानते हैं कि 100% यील्ड है। केस 1 देखोगे बढ़िया से, 3x। अब 1 मोल डी का 4 मोल देगा, इसका 1 मोल इसका 4 मोल देगा तो x मोल कितना देगा, 4x। इंटरेस्टिंग। अब यही वाला सी यहां पर है, यही जो सी यहां पर बना, ये रिएक्टेंट यहां पर है, कितना है, 3x मोल है। सर क्या इस रिएक्शन के सी का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है और सी का यहां पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप है? नहीं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यानी कि इस रिएक्शन और इस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कोई रिलेशन नहीं होता। ये सी का नंबर ऑफ मोल है और यही सी यहां पर है, तो नंबर ऑफ मोल यदि 3x है तो यहां पर भी 3x होगा। ये पहले भी क्लास में मैंने बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसको पढ़ते हैं। ये एक्सेस में है तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग। कभी भी दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस होगा तो उसके जस्ट पहले वाला, उसको जो छोड़ करके वो एलआर होगा, लिमिटिंग होगा। तो इसका 1 मोल इसका 2 मोल देगा तो x मोल कितना देगा, 2x मोल। क्लियर। इसका 1 मोल इसका 1 ही मोल देगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1 1 है तो 3x मोल कितना देगा, 3x। यानी f और g का मोल आ गया दूसरे रिएक्शन में। अब यही वाला f यहां पर है, यही f जो प्रोडक्ट यहां पर बना वही तीसरे रिएक्शन में रिएक्ट करेगा। तो f का कितना मोल है, 2x है कि नहीं। और इस f का कन्वर्जन I और J में होगा। पढ़ते हैं फिर से। तो 1 मोल देगा 3 मोल, 1 मोल देगा 3 मोल तो 2x कितना देगा, 3 गुना इसका यानी 6x। इसका 1 मोल देगा 4 मोल तो 2x कितना देगा, 4 गुना 8x। यानी क्वेश्चन में यदि I और J के बारे में नंबर ऑफ मोल आपसे पूछे कि x मोल यदि A का लिया जहां पर कि B, E और H एक्सेस में था, तो बताओ I और J का कितना मोल बनेगा। तो आप सीधे सीधे चल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हो। और ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, बड़ा आसान होता है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पढ़ के ही तो कर रहे हैं और कुछ भी मेंशन नहीं है तो माने कि 100% एलआर जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, 100%। तो केस नंबर 1 तो ये हुआ है कि नहीं, ये केस नंबर 1। जबकि 100% यील्ड है, 100% यील्ड का मतलब 100% कन्वर्जन है, नहीं कुछ लिखा तो माने कि 100% यील्ड है। तो इसको हमने केस 1 कह दिया, केस 1। जबकि यील्ड कितना है, 100%। इस केस में सारे रिएक्शन में 100% यील्ड है। यील्ड किसके अनुसार आप देख रहे हो, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो लिमिटिंग, अरे जो कम पड़ेगा वही तो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एक्सेस वाला तो कुछ बचेगा। तो प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड कौन करेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहला केस ये हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लो। दूसरा केस जरा देखते हैं।
अब दूसरे केस में क्या करते हैं, सब ध्यान से देखोगे। पहला केस में तो हमने क्या लिया कि बी, ई और एच जो है वो एक्सेस में था, इजंट इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ए और सी और एफ जो है वो लिमिटिंग हो गया। दूसरा केस लेते हैं जबकि 100% यील्ड नहीं है। केस सेकंड, 100% यील्ड नहीं है तो कितना परसेंट यील्ड है वो क्वेश्चन में लिख देगा। और जनरली क्वेश्चन के जो एरो बना हुआ रहता है रिएक्शन में उसके ऊपर में लिख देता है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि इसका जो यील्ड है वो 80% है। देखोगे सब ध्यान से, इसका जो यील्ड है दूसरे वाले रिएक्शन का वो है 50%। अर्थात क्या, जितना मिलना चाहिए था प्रोडक्ट उसका 80% ही मिलेगा। परसेंट यील्ड सिखाया था, यहाँ पर जितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था उसका 50% ही मिलेगा। और इसका मान लो कि 60% है, इसका यील्ड 60% है, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट जितना मिलना चाहिए उसका 60% मिलेगा। क्वेश्चन में यदि एरो के ऊपर में इस तरह से लिखा रहे उसका मतलब परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है। मतलब ये जो केस हो गया 100% यील्ड का नहीं हुआ। क्वेश्चन में अगर इस तरह से मेंशन कर दिया तो जितना परसेंट यील्ड कह रहा उतना हमें लेना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखोगे कैसे करेंगे। अब ये सब बाकी सब सेम ही, एक्सेस है, एक्सेस है, एक्सेस है। अब ये सब मिटा दिया, ये मिटा दिया। अब जरा ध्यान से देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, तो लिमिटिंग कौन है? ए वाला, सी वाला और एफ वाला कम पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में कौन डिसाइड करेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे पता चला? क्योंकि दूसरा वाला के बारे में मेंशन है कि एक्सेस में है। अगर सर मेंशन नहीं रहेगा कि बी, ई, एच एक्सेस में है तो इसका मोल देगा, और मोल देगा ए का भी बी का भी, तो दोनों में हम पता कर सकते हैं कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। एलआर डिसाइड कर लेगा प्रोडक्ट के बारे में, एलआर कैलकुलेट करना सिखाया था। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मोल दे दिया, ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं जिसमें कि मोल ही दे दे, एक्सेस ना लिखे, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन एक्सेस में है और कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया बी, ई और एच एक्सेस में है। अब जरा ध्यान से देखोगे, इसका एक्स मोल लिया था, अगर 100% यील्ड होता, 100% कन्वर्ट होता। पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड कौन करता है? जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। कौन एलआर है? ए एलआर है। ए इज एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे पता चला? अरे बार बार बता रहे, एक्सेस है तो एलआर होगा। तो 1 मोल इसका 3 मोल देता है तो एक्स मोल कितना देगा? 3x। वेरी गुड। 1 मोल 4 मोल देता है तो इसका एक्स मोल कितना देगा? 4x। ये मोल आता, मान लो अभी एक ही रिएक्शन है, ये सब भूल जाओ नीचे वाला। ये मोल आता कब? जबकि 100% यील्ड होता और ये या तो लिखा हुआ नहीं रहता। नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि 100% यील्ड है, जो कि पहले केस में हुआ था। लेकिन क्या ये 3x होगा? नहीं। जितना आया है पढ़ करके उसका कितना परसेंट मिलेगा? 80%। 80% समझते हो इसका मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है 80/100, यानी 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको ही मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 0.8 से, यानी कि 2.4x हो गया। और ये कितना हो गया? 3.2, 8 का 32, 3.2x। डी का और सी का हमारे पास मोल मिला, जितना परसेंटेज है उतना से मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं। जैसे अगर मान लो कि 50 रुपया था, ये सी का 50 रुपया था और 50 रुपये का 80% ही तुमको देना है, तो 50 का 80% के लिए क्या करोगे? 50 गुने 0.8, 80/100 का मतलब क्या? 0.8। अब ये वाला सी और ये वाला सी में कोई फर्क नहीं है। कितना ये सी है भाई? 2.4x। मैं फिर कह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या कंफ्यूजन? इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन और इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन, इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मोल और इसका मोल क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि यही वाला सी यहां पर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2.4x है तो f कितना मिलेगा? अगर 100% के हिसाब से पहले इसको सॉल्व करो, 100% कन्वर्ट हो गया। इसको क्यों नहीं देखे? ये तो एक्सेस में है यार, ये तो बचेगा। कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर भी सी क्या हो गया? एलआर। एलआर का मतलब क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। तो 1 मोल देगा, 2 मोल, तो 2.4x कितना देगा? इसका डबल, यानी बेसिकली 4.8x देखा ना, इसका डबल। अगर 100% कन्वर्जन हुआ, जी का कितना मिलेगा? ये 2.4x से 1 मोल देगा तो ये 2.4x ही मिलेगा।
लेकिन 100% मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। कितना मिल रहा है? 50%। जो आया उसका 50% करना। ये तो तब होता जबकि 100% कन्वर्ट हो रहा होता, 100% यील्ड होता, या इसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता। 50% का मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 0.5 से। 50% का मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? जी के लिए, जी के लिए यहां पर लिख रहे हैं कितना था भाई? तो 2.4x था। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 50% का मतलब 0.5। 50/100 का मतलब क्या? 0.5 या आधा। तो इतना मोल मिलेगा। यानी ये हो गया 2.4x मोल। और ये कितना हो गया? ये हो गया 1.2x मोल। यानी जितना मिलना चाहिए था उसका 50% मतलब आधा, जितना मिलना चाहिए था उसका 50% यानी कि आधा। अब ये वाला F और ये वाला F में कोई फर्क नहीं है। कितना है? 2.4x। पहले थ्योरी को बढ़िया समझना है। 2.4x मोल F का ये वाला F और ये वाला F में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका स्टोइकोमेट्रिक इसके स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। अब पढ़ते हैं भाई। ये 100% देखो। अब यहाँ पर जी की जरूरत नहीं पड़ी, हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्ट को निकालने के लिए इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ी है, एफ का। यहाँ पर सी की जरूरत पड़ा, यहाँ पर एफ की जरूरत पड़ा। यानी कि यहाँ अगर डी नहीं निकालते, यहाँ जी नहीं निकालते, तो भी आपको आंसर मिल जाता आई और जे का। तो सर क्या क्वेश्चन जब करेंगे तो डी और जी निकालना जरूरी है? नहीं, अगर आई और जे ही पूछा तो सिर्फ इंटरमीडिएट वाला कॉन्सेंट्रेशन से काम चल जाएगा, मोल से काम चल जाएगा। ये डी जी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ डी और जी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? सिखाने के लिए। यदि क्वेश्चन में डी ही पूछ लिया, जी का ही मोल पूछ लिया, तो इस तरह से निकालेंगे। आई का कितना मोल बनेगा? पहले 100% के हिसाब से करते हैं। एक मोल देगा 3 मोल, एक मोल देगा 3 मोल, तो 2.4 कितना देगा? इसका 3 गुना, यानी 24 में 3 से गुना करोगे 72। ये समझ में आया ना? मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूं। एक मोल 3 मोल, यानी इसका ये ट्रिपल गुना, 3 गुना है। तो 2.4 3 से गुना कर दिया, 24 या 72 एक्स। इतना मोल मिलता कब? जबकि 100% कन्वर्जन होता। एक मोल देगा 4 मोल, तो 2.4x कितना देगा? 2.4x में मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई? एक मोल देगा 4 मोल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी बेसिकली कि डायरेक्ट हम 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दें। 24 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.6, 24 दूना 48, दूना 96, 9.6 क्या? x। इतना कब होता? सोचने वाली बात है। इतना मोल तब होता जबकि 100% कन्वर्ट हो रहा होता। क्या 100% कन्वर्जन है? नहीं है। कितना परसेंट यील्ड है? 60% यील्ड है। यानी कि जितना होना चाहिए था उसका 60%। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे? 0.6 से। 0.6 से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? जे के लिए कितना आना चाहिए था? तो 9.6x था, मल्टीप्लाई 60% का मतलब 0.6, यानी इतना मोल इसका आएगा। ये आंसर हो गया। और इसका इतना मोल आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये थ्योरी हुई। इतना थ्योरी में किसी को अगर डाउट है तो हाथ खड़ा करोगे। बोलो दीपक। सर जो परसेंटेज दिए है आप, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि अपना मन से देंगे? तो अगर अपने मन से मानना होगा तो मोहन मानेगा 90, तू मानेगा 40, सोहन मानेगा 80, है कि नहीं? तो जितने आदमी बैठे हुए होंगे वहाँ पर क्लासरूम में, वो अलग अलग मानेंगे। यही करेंगे। लगाओ दिमाग। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा? बोलो दीपक। दीपक अनम्यूट करो। आवाज आ रही है मेरी? ये सर दिया होगा। वेरी गुड।
एनी मोर क्वेश्चन? जिसको डाउट है वो हाथ खड़ा करेगा बच्चे। चलो, अब किसी को डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। यानी कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझा इसको कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं, और मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि आपके डीपीपी नंबर 5 में दिया हुआ है। ये डीपीपी नंबर 5 जो है, बहुत सारा जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकोमेट्री पर कुछ क्वेश्चन है और इस पर भी क्वेश्चन है। चूँकि डीपीपी नंबर 5 में सिक्वेंशियल पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली ही उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। देखोगे सब ध्यान से। अब जबकि कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं। वही क्वेश्चन लेते हैं जो कि डीपीपी नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे सब ध्यान से। कंसीडर मतलब मानो गिवन सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है। (62 ग्राम of P4 was taken O2 and H2O are present in excess calculate mass of H3PO4 formed। रिएक्शन दिया हुआ है, देखो एग्जैक्ट ये रिएक्शन दिया हुआ है, हाइपोथेटिकल नहीं है, बल्कि ये रिएक्शन दिए हुए हैं। दो रिएक्शन है, P4 + 5O2, प्रोडक्ट मिल रहा है P4O10 और इसके ऊपर में लिखा है 85%। क्या समझ में आया? परसेंटेज यील्ड दे दिया 85% है, जितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था उसका 85% ही मिलेगा। इसके बाद ये जो P4O10 बना, वाटर के साथ रिएक्शन किया 6H2O और प्रोडक्ट मिला H3PO4, ये है 90%। ये क्वेश्चन है, देखोगे सब ध्यान से, ये तुम्हारे डीपीपी नंबर 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंशियल रिएक्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, रिएक्शन सीक्वेंस में हो रहा है। कैसे पहचाना? एक तो लिख दिया कि सीक्वेंशियल रिएक्शन है, एक तो लिख दिया कि सीक्वेंशियल रिएक्शन है, और दूसरी बात कहता ये है कि ये जो P4O10 बना, पहले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट है। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर रिएक्टेंट है, यानी दूसरा रिएक्शन तभी होगा जबकि ये पहला वाला होगा, तो एक सीक्वेंस में होगा। अभी क्या सिखाया था पहचानने का तरीका? एक में प्रोडक्ट दूसरे में रिएक्टेंट, अगर यदि इस तरह से स्पेसिफिक रहते हैं तो रिएक्शन सीक्वेंशियल होता है। तो ये रिएक्शन सीक्वेंशियल रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। इतना समझ में आ गया? पहले तो समझ में आना चाहिए ना किस कैटेगरी में रिएक्शन फॉल कर रहा है, प्रॉब्लम फॉल कर रहा है। P4 और O2 का आपस में रिएक्शन हुआ, क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया कि एक्सेस में है, और ये भी कह दिया कि जो वाटर है वो एक्सेस में है। पानी तो एक्सेस में नॉर्मली होता ही होता है, नहीं भी लिखा रहता तो मानते कि वाटर एक्सेस में है कि नहीं? अब ये एक्सेस में है तो ये LR हो गया, ये एक्सेस में है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और ये वाला दोनों में कोई फर्क नहीं। यानी यहाँ पर जितना नंबर ऑफ मोल P4O10 का होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल यहाँ पर होगा। जो अभी सिखाए थे, जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसी को लगा देना बच्चे, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? कहता ये है कि P4 जो यहाँ पर है
उसका मोल डायरेक्टली नहीं दिया बल्कि मास दिया, 62 ग्राम दिया। तो सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य होता है, सिखाया था कि क्वेश्चन में अगर किसी का मास दिया हुआ रहे तो सर्वप्रथम उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31। ये क्या एटॉमिक मास, ये क्वेश्चन में दे देता है, पढ़ते पढ़ते तुमको याद भी हो गया। फास्फोरस का एटॉमिक मास जो होता है वो 31 होता है। वेरी गुड भाई, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। तो फास्फोरस का एटॉमिक मास तुम्हारे पास दिया हुआ है 31 के बराबर। अब P4 है ना, P4 का मतलब क्या, 4 फास्फोरस का एटम है तो मॉलिक्यूल हो गया, तो मॉलिकुलर मास, उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। यानी बेसिकली नंबर ऑफ मोल P4 का चाहिए। कैसे निकालते हो, जो मास दिया हुआ है, कितना मास दिया, 62 ग्राम। अब P4 का मॉलिकुलर मास अगर कैलकुलेट करना चाहोगे, रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। P4 था, फास्फोरस का होता है 31, तो 4 फास्फोरस है तो 4 × 31, यानी बेसिकली इसको डिवाइड ही कर दो 4 गुने 31 से, यही डायरेक्ट लिख दो। क्यों, कैंसिल होने वाला है ना, 31 दूना 62, 2/4 1/2, यानी बेसिकली 0.5 मोल आया। P4 का 0.5 मोल। क्या किया, मास दिया हुआ था, क्या करना होता है, मास को मोल में कन्वर्ट करना होता है। मोल कैसे निकालते हो, उसी के मोलर मास से डिवाइड करते हैं। सर आप तो कह रहे थे मॉलिकुलर मास है, मॉलिकुलर मास और मोलर मास का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। तो जो मॉलिकुलर मास निकालोगे मोलर मास भी उतना ही होगा, बस मोलर मास के आगे यूनिट रहता है ग्राम पर मोल। ये बहुत बार सिखाया है। मॉलिकुलर मास का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है, लेकिन मोलर मास का यूनिट होता है मोल, ग्राम पर मोल। यानी बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही होता है। क्या मिला, मोल मिला, किसका, P4 का। हमें किसका चाहिए, P4 O10 का। H3PO4 का पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है कि H3PO4 का मास बताओ। पहले मोल निकालेंगे, पढ़ते हैं। 1 मोल देगा, 1 मोल। रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करके दिया। अगर बैलेंस नहीं रहता तो रिएक्शन को बैलेंस करते, लेकिन ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस दिया हुआ है। स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चन को करने के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है, और ये बैलेंस रिएक्शन दिया है। इसका 1 मोल देगा, 1 मोल, तो 0.5 कितना देगा, 0.5 मोल। 0.5 मोल कब देगा, जबकि ये लिमिटिंग, पहले ये बताओ ये क्या, ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये LR हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। कैसे पता चला कि लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, क्योंकि एक्सेस में है तो ये LR है, दूसरा वाला LR होगा। प्रोडक्ट्स के बारे में कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। पढ़ते हैं, इसका 1 मोल देगा, 1 मोल, तो 0.5 देगा, 0.5 कब, जबकि 100% यील्ड होगा। या तो यहाँ पर लिखा हुआ कुछ नहीं रहता तो भी बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि 100% कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन कह दिया 85%। क्या करोगे बच्चे, 85 का मतलब 0.85 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बढ़िया सीखना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी उसी को लगाते जाना है। मान लो 85% लिखा हुआ नहीं रहता, परसेंटेज यील्ड की बात ही नहीं करता, तो ये कितना होता, 0.5, लेकिन 85% करा है, 85% का मतलब 85/100 यानी 0.85 है कि नहीं। इंटरेस्टिंग। अब क्या करोगे, ये जो P4 O10 है, यही P4 O10 यहां पर है, isn't it? यानी बेसिकली 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 मोल P4 O10 का यहां पर है। फिर ये LR हो गया, क्योंकि एक्सेस में है तो ये लिमिटिंग है। प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड कौन करेगा, यही करेगा ना। क्या रिएक्शन बैलेंस है, 4 × 12, 6 × 2 = 12, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 × 4 = 16, 10 और 6, यानी सारे बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं रहता रिएक्शन तो पहले बैलेंस करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस करके दिया हुआ है, मैक्सिमम टाइम रिएक्शन बैलेंस करके दे देता है। अब पढ़ते हैं, इसका 1 मोल, इसका 4 मोल देगा, तो इतना मोल है तो इसका कितना गुना, 4 गुना, यानी बेसिकली 4 गुने 0.5, 0.5 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 0.85, ये लिख दिया। इसका 4 गुना, 1 मोल 4 मोल, तो इतना मोल, इसका 4 गुना। ये आंसर होता बच्चे, ये आंसर होता कब होता, बोलो भाई, ये आंसर मोल का होता। अगर मोल पूछता तो ये आंसर होता कब, तब होता जबकि 100% यील्ड होता, या कुछ लिखा हुआ इसके ऊपर में नहीं रहता, परसेंटेज यील्ड की बात ही नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं 100%। तो 90% का मतलब क्या, क्या लगा, किससे गुना कर दें, 0.9 से, है कि नहीं, 0.9 से। इतना मोल तुम्हारे पास बनेगा। सर ये गुना भाग कैसे करें, अरे कठिन थोड़ी ना है। 4 गुने 0.5 कितना हो गया, 2 हो गया, ये 0.85 हो गया, और 0.9 हो गया। अब इसको गुना कर देना, 9 दूना 18, 1.8 गुने 0.85 आ जाएगा।
इतना क्या आया? मोल आया। क्वेश्चन में मोल नहीं पूछ रहा, बल्कि क्या पूछ रहा है बच्चे? मास पूछ रहा है कि मास H3PO4 का कितना बनेगा। कोई बात नहीं, अगर मोल पूछता तो आंसर होता, मास आप निकाल सकते हो। तो इसका हमको मास निकालना है। मास किसका भाई? ऑफ H3PO4। तो मोल से मास कैसे निकालते हो? मोल में गुना कर देते हैं। किससे? मोल गुने मोलर मास। M का मतलब क्या? मोलर मास। किसका? जिस कंपाउंड का मास चाहिए, H3PO4 का। अब H3PO4 का भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलर मास। रफ में H3PO4 ऐसे लिख लिया, रफ में, ये सब रफ कर रहे हैं, और सबका एटॉमिक मास को जोड़ दिया। हाइड्रोजन के लिए 3 के लिए 3, फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16 चौका 64 जोड़ा तो कितना हो गया? 98। 4 5 3 8 6 3 9 98 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास निकाला, जो कि मोलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। यानी आपको गुना कर देना। मोल कितना आया? तो 1.8 डायरेक्ट लिख देना। 9 दूना 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.85 मल्टीप्लाई कर लोगे और मोलर मास आ गया बच्चे। कितना आया मोलर मास? तो मोलर मास आ गया तुम्हारे पास 98। इतना ग्राम आपके पास मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, जो कि आंसर कैलकुलेट करने पर यह आता है अप्रॉक्सीमेटली 150, 150 अप्रॉक्सीमेटली इतना ग्राम 149.9 आता है। यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दिया 150 ग्राम के बराबर। मैं फिर से इसको एक बार समझाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो सब पहले। देखो भाई क्या कह रहे हैं। पहली बात तो ये पता चल गया कि ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। कैसे पता चला सर? पहली बात तो लिखा हुआ है, वहाँ से पता चला कि सीक्वेंशियल रिएक्शन है, वहाँ से पता चला। और कैसे पता चला? नहीं लिखा रहता तो, नहीं लिखा रहता तो भी दो रिएक्शन हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है। एक में जो P4O10 प्रोडक्ट है, दूसरे में रिएक्टेंट है। ऐसा कब होता है? जबकि सीक्वेंशियल रिएक्शन होता है। सर आपने तो 3 रिएक्शन वाला पढ़ा है, तो 2 ही वाला है तो ज़्यादा आसान है। बिल्कुल ये ज़्यादा आसान है, ये 2 ही वाला है, 2 वाला ज़्यादा आसान होता है, 3 वाला तो एक और बार करना पड़ता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि P4 का मास ले लिया 62 ग्राम और O2 एक्सेस में था, पानी भी एक्सेस में था। तो एक रिएक्शन ये हुआ, एक रिएक्शन ये हुआ। H3PO4 जो फाइनल प्रोडक्ट है, कितना मास उसका बनेगा ये पूछता है। क्वेश्चन को हमेशा मोल में करते हैं, मास में तो करते ही नहीं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया कि ये जो मास तुम्हारे पास P4 का 62 ग्राम दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किस में? मोल में। कैसे भाई? तो मोलर मास से डिवाइड कर दिया। फास्फोरस का 31 होता है एटॉमिक मास, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 31 गुने 4, ये मोलर मास भी हुआ। 62 में से डिवाइड कर दिया तो 0.5 यानी 1/2 मोल आया। किसका? P4 का। ये एक्सेस में था O2 तो ये लिमिटिंग हुआ। ये ध्यान में रखते हुए कि रिएक्शन सब बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस है। अब P4O10 ये निकालेंगे, ये कितना बनेगा? तो 1 मोल 1 मोल देगा, 1 मोल 1 मोल, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन सेम है ना। तो 1 मोल 1 मोल देगा तो इतना मोल कितना देगा? इतना ही 0.5 देगा। लेकिन कब? जबकि 100% यील्ड होता। सर ये कैसे पता चलेगा कि 100% यील्ड है? तो देखो हम बार बार सिखा रहे हैं, या तो लिख देगा यहाँ पर 100%, जो कि अगला क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन एक लेंगे भी, या फिर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कन्वर्ट हो जाता है। सर आप लिमिटिंग के अनुसार ही क्यों पढ़ रहे, इसके अनुसार क्यों नहीं पढ़े? अरे भैया ये तो बचेगा ना। लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था। लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्शन का राजा होता है, महाराजा होता है, सम्राट होता है, सब कुछ वही डिसाइड करता है। वो 100% रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है अगर कुछ मेंशन नहीं हो। तो ये 0.5 आता, लेकिन कह दिया कि 85% ही यील्ड है। तो क्या सीखा था? जितना मिलना चाहिए था उसका 85% मिलेगा। तो 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बात समझ में आ गई। यही P4O10 महोदय जो है दूसरा वाला रिएक्शन में आ रहे हैं, ये अलग से नहीं, यही वाला पानी पहले से पड़ा हुआ होगा, इसके साथ रिएक्ट किया तो ये वाला इसका मोल और इसका मोल में कोई फर्क नहीं है, तो दोनों का मोल बराबर कर दिया। ये तो एक्सेस है, तो फिर से ये क्या हो गया? इस रिएक्शन के लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अलग अलग रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट अलग अलग होगा।
आप प्रोडक्ट कौन क्या मिल रहा है H3PO4 कैसे पढ़ोगे, रिएक्शन बैलेंस है तो इसका 1 मोल इसका 4 मोल देगा, तो इसका 0.5 गुने 0.85 था, किससे गुना कर दिया, तो 0.5 गुने 0.85 को गुना कर दिया 4 से। इतना मोल होता कब, जबकि 100% यील्ड होता। सर कैसे पता चलता, फिर बता रहा हूँ, या तो यहाँ पर 100% लिखा हुआ रहता, या अगर नहीं लिखा रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे कि वो 100% है। सर क्या यहीं पर लिखा हुआ होना जरूरी है क्या, नहीं, अलग से कह सकता है कि दूसरा वाला रिएक्शन का परसेंटेज 90% था, तो उसका मतलब भी वही होता है। तो 0.9 से मल्टीप्लाई, 90% का मतलब 90/100, 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना मोल इसका H3PO4 का आएगा। ये तो मोल मिला सर, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास भी आ जाएगा, मोल गुने मोलर मास, मोल इतना गुना करके लिख लिया, और मोलर मास H3PO4 का निकाला तो 98 आया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर तुम्हारे पास आ गया 149.9 ग्राम, यानी अप्रॉक्सीमेटली गुना करने पर 150 ग्राम आ जाता है कि नहीं। किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो हाथ खड़ा करोगे। तो जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन में एक बच्चा पूछा था कि परसेंटेज यील्ड दिया हुआ रहेगा, तो यस बिल्कुल परसेंटेज यील्ड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बोलो राजरंजन। सर अगर किसी क्वेश्चन में एक में 100% है और एक में 90% या कोई समथिंग दे दिया तो सेम कॉन्सेप्ट से उसको हम बनाएंगे। बिल्कुल 100% में 100% कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी कॉन्सेप्ट। प्रेम पुष्कर विवेकानंद बोलो बेटा। अनम्यूट करो और बोलो। सर क्वेश्चन में जो रिएक्शन है सो तो दिया रहेगा ना। हाँ बेटा दिया रहेगा, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा जो लिखे थे ना, वो क्वेश्चन था जो सीक्वेंशियल रिएक्शन लिखे ना। हाँ बोलो। सर ये जो मतलब रिएक्शन लिखे हुए हैं P4 + 5O2, ये ऐसा रिएक्शन तो मतलब दिया रहेगा ना। हाँ बेटा दिया रहेगा, रिएक्शन देगा तभी ना तुमको पता चलेगा, ऐसे कैसे कोई बच्चा कोई और रिएक्शन सोच रहा है, तू कोई और सोच रहा है ना। रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, रिएक्शन विल बी गिवन। ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई, तो ये तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो बहुत बार सवाल उठ रहा है कि क्या क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ रहेगा। बिल्कुल दिया हुआ रहेगा बच्चे, रिएक्शन दिया हुआ आपका रहेगा, यू नीड नॉट वरी। एटॉमिक मास सर दिया रहेगा, एटॉमिक मास तो सबका याद नहीं रहेगा। बिल्कुल एटॉमिक मास भी जैसे फास्फोरस का दिया हुआ रहेगा 31, लेकिन मैंने कहा था कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बहुत सारा जो है ना एटॉमिक मास एलिमेंट्स का याद हो जाता है। इनऑर्गेनिक वाले सर तो याद भी करवाते हैं, नहीं याद करोगे तो पीटेंगे भी। तो ये जो एटॉमिक मास जो है कम से कम जिसका कि एटॉमिक नंबर 32 है 36 है, वहाँ तक याद होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाता है। हालांकि क्वेश्चन जब जेईई मेंस में, एडवांस में या नीट में पूछता है तो एटॉमिक मास इवन हाइड्रोजन तक का दे देता है, इसलिए उसकी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ शॉर्ट में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, यानी ये सब क्वेश्चन में शुरुआत में ही ये दिया हुआ है। डी है 3D, हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपके DPP नंबर 5 में दिया हुआ है। 4E ये रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट है 5CN+A। सर ये ABCD क्रम में नहीं लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। इधर लेफ्ट वाला रिएक्टेंट हो गया, राइट वाला प्रोडक्ट हो गया, और इसके ऊपर में लिख दिया 80%। मतलब क्या दे दिया, परसेंटेज यील्ड। सर क्या ये अपने मन से लिख रहे हैं? ना 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 ना, अपने मन से कैसे लिखेंगे यार। मोहन लिखेगा 80%, सोहन लिखेगा 90%, और आज मोहन लिखेगा 95.5%। ऐसा होता है क्या? तो क्वेश्चन देने वाला ये लिख देगा कितना परसेंटेज यील्ड है। सर ये अगर नहीं लिखा रहता तो मानते कि 100% यील्ड है, और हो सकता है लिख भी दे 100% यील्ड, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। 3C + 5G ये दिया 6B N+F।
बताना है मोल ऑफ बी, ये बताना है कि इसका मोल कितना होगा, मोल ऑफ बी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। जबकि दूसरा वाला रिएक्शन के ऊपर मैं ऐसे लिख दिया 50%, क्या दे दिया, एकदम सबका जो दिमाग है चमक गया, ये परसेंट यील्ड दिया हुआ है ना, इंटरेस्टिंग होता है। और क्या दिया हुआ है, मोल दे दिया इसका 9 मोल, ये दिया है क्वेश्चन में। सर ये अपने मन से ले रहे हैं कि नहीं, अपने मन से नहीं ले रहे, कह दिया कि डी का 9 मोल है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि डी का 9 मोल लिया, हम यहाँ पर लिख दिए कि डी का 9 मोल है शुरुआत में, और ई का 14 मोल है, 14 मोल। यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिख देता था कि दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है, यहां पर नहीं लिखा कि कौन एक्सेस है और कौन लिमिटिंग है। पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन लिमिटिंग है, यही मैं बार बार कह रहा हूं। अगर दोनों का मोल दे दिया तो तुमको लिमिटिंग पता करने आना चाहिए, सिखाया था, है कि नहीं। सी के बारे और ए के बारे में जानकारी नहीं दिया, यानी शुरुआत में डी लिया था, ई लिया था और जी लिया था। जी का 4 मोल लिया था बच्चे, जी का 4 मोल लिया था। और ये सी क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। पहले देख, ये क्वेश्चन हो गया, क्या देख के पहचान सकते हैं कि पहला वाला रिएक्शन में जो सी प्रोडक्ट है दूसरा वाला में रिएक्टेंट है, बिल्कुल पहचान सकते हैं, ये भी कोई कहने वाली बात है। यानी बेसिकली ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, एक में प्रोडक्ट दूसरा में रिएक्टेंट, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गया। ये वाला सी और ये वाला सी में कोई फर्क नहीं हो, यही सी का मोल जो निकालोगे यहां पर लिखोगे और प्रोडक्ट कर लोगे। बी का मोल पूछता है, एफ का पूछता भी नहीं। तो सर क्या यहाँ पर इस ए का मोल निकालना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, आपको टाइम बचाना है। अब स्मार्ट हो गए, पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया भाई, कि क्योंकि हमको बी के बारे में पूछा तो यहाँ पर जरूरत सी का है तो सी ही निकाल देंगे, ए निकालने की जरूरत नहीं है। ए निकाल सकते हैं लेकिन अपना टाइम क्यों बर्बाद करोगे, इंटरमीडिएट जो है उसी को कैलकुलेट करके हमको बी मिल जाएगा। तो ए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कहेगा तो कैलकुलेट करेंगे, नई क्वेश्चन में करा तो नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे अपना। अब क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में तुमको डी और ई में देखो, यहां से हम सॉल्यूशन समझा रहे हैं, यहां तक क्वेश्चन हो गया, अब यहां से सॉल्यूशन। ये सब क्वेश्चन में सर ये रिएक्शन दिया हुआ था, बिल्कुल लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ, नहीं तो बैलेंस कैसे करेगा सी और जी को। ये सारा रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। तो पहले रिएक्शन में, इन फर्स्ट रिएक्शन क्या करेंगे, ऐसा सोच रहे हो दिमाग में, फाइंड एलआर, लिमिटिंग रीजन पता करेंगे। अरे तभी ना पता चलेगा कि कौन डिसाइड करेगा प्रोडक्ट के बारे में, सी और ए के बारे में। तो क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सिखाया था लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करना। रेशियो कैसे, किसके किसके लिए, डी के लिए करेंगे बच्चे और ई के लिए करेंगे। डी का कैसे करोगे, जितना मोल है, कितना मोल, 9 मोल, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, कितना हो गया 3। ई के लिए जितना मोल है 14, उसको डिवाइड करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 से, ये कितना हो गया 3, और ये हो गया 7/2, 3.5। अब बताओ, जो लिस्ट होता है वो एलआर कहलाता है, सिखाया था। ये कम है, लिस्ट है, यानी इस क्वेश्चन को करने वाला वही कर सकता है जो कि पीछे वाला सारा कॉन्सेप्ट उसका स्टोइकोमेट्री का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो ये लिमिटिंग एजेंट हो गया। कौन हुआ, डी, जिसका कि रेशियो कम होता है वो एलआर कहलाता है। ये डी महोदय, 3D नहीं बोलोगे, डी बोलोगे, 3 तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये क्या हो गया, लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो प्रोडक्ट के बारे में कौन डिसाइड करता है, राजा कौन होता है, महाराजा कौन होता है, सम्राट कौन होता है, एलआर होता है। प्रोडक्ट के बारे में वही डिसाइड करेगा। पढ़ते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, 3 मोल देगा, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3 मोल देगा 5 मोल, 3 मोल देगा 5 मोल, तो 1 मोल देगा 5/3 मोल। 3 अमरूद का दाम 5 रुपया, तो 1 अमरूद का दाम 5/3 रुपया। ऐसे करते हैं, और क्या, एक नियम से, यूनिटरी लॉ। तो कितने अमरूद, 9 अमरूद, बस अमरूद के जगह पर मोल रख देना है, 9 से गुना कर दिया। तो क्या सर इतना मिलेगा, कब मिलता है इतना, जबकि 100% कन्वर्जन हो रहा होता, 100% यील्ड होता है। ये रिएक्शन के ऊपर में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता तो भी बाय डिफॉल्ट मानते हैं 100%, या लिखा हुआ रहता 100%। लेकिन 100% लिखा है क्या, नहीं लिखा। कितना लिखा, 80%, यानी जितना मिलना चाहिए था उसका 80% ही मिलेगा भाई। 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मोल। क्या इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं। ए को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे में हमको सी चाहिए, ए की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपना टाइम बस ज़्यादा नहीं लगाओगे उसमें, व्यर्थ नहीं गंवाओगे फालतू का चीज़ कैलकुलेट करने में। अगर ए पूछता है कि ए कितना है तो कैलकुलेट करते, नहीं पूछ रहा, बी पूछ रहा जिसमें सी की जरूरत है, तो ए नहीं निकालेंगे। तो थोड़ा इंटेलिजेंट होने की भी जरूरत है, टाइम बचाना है। ये कितना हो गया, 3 तिहाई 9।
तो 3 तिहाई 9, 5 तिया 15 और 15 अठे 20 से 12। पढ़ा सबको आता है ना टेबल। 12 मोल यानी 12 मोल सी का आया। तो सर ये वाला सी और ये वाला सी में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं बच्चे। जितना मोल 12 मोल यहां पर 12 मोल यहां पर भी होगा। ये 5 और 3 में कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं। दो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कोई रिलेशनशिप नहीं होता उसके मोल में। यही वाला सी यहां पर है। तो जितना मोल यहां उतना ही मोल यहां। अब फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से दूसरे रिएक्शन का भी एलआर निकालना पड़ेगा, तब ना हमको पता चलेगा कि बी कौन डिसाइड करेगा। यानी कि इन सेकेंड रिएक्शन क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? एलआर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हो? उसी तरह से रेशियो निकाल के करते हैं और क्या। तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रेशियो यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो किसका किसका रेशियो कैलकुलेट करोगे? सी का करोगे और जी का करोगे। सी के लिए कैसे करोगे? सी का कितना मोल है? 12 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 3 यानी रेशियो हो गया 4। जी का कितना मोल है? 4 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन कितना है? 5। अरे ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। 0.8 8 5 0.8 बहुत कम आ रहा है। यानी 4/5 ये 12/3 3 चौका 12। तो कौन एलआर हुआ? जिसका कि रेशियो लिस्ट है। जिसका रेशियो छोटा होता है वो एलआर कहलाता। तो जी महोदय इस बार एलआर हो गए, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी हर एक रिएक्शन में अगर दोनों का जितने भी रिएक्टेंट है सबका अगर मोल दिया है तो तुम्हें पता करना पड़ेगा इस तरह से रेशियो कैलकुलेट करके कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। और लिमिटिंग रिएजेंट जब आपने पता कर लिया तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करते के साथ ही प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन का राजा होता है, महाराजा होता है, सम्राट होता है। प्रोडक्ट के बारे में वही डिसाइड करेगा। तो चलो भैया पढ़ते हैं, है कि नहीं? इतना तुमको करना था रफ में। तो ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट के बारे में। 5 मोल 6 मोल, इसका 5 मोल 6 मोल यानी 5 अमरूद का दाम 6 रुपया। तो 1 अमरूद का दाम कितना? डिवाइड बाई 5 रुपया। तो कितने अमरूद? 4 अमरूद। अब ये अमरूद तो है नहीं, मोल है तो मोल पढ़ देंगे अमरूद के जगह पर। और क्या? ये कब होता बच्चे? ये कब होता? इतना मोल कब मिलता? जबकि 100% यील्ड यहां पर लिखा रहता है, या तो कुछ मेंशन नहीं करता तो भी बाय डिफॉल्ट मानते हैं 100% यील्ड है, लेकिन लिख दिया 50%। 50% का मतलब गुना करना पड़ेगा किससे? 50/100 यानी 0.5 से, है कि नहीं? तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल मिल गया 6 चौका यानी कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? ये 0.1 6 चौका 24 2.4 मोल। ये आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। बी का मोल 2.4 मोल। सर एफ नहीं निकाले, जरूरत ही नहीं। पूछता तो निकालते। सर ए नहीं निकाले, जरूरत ही नहीं। अगर ए पूछता ही तो निकालते। थोड़ा इंटेलिजेंटली काम कर लेंगे, टाइम को बचाएंगे। हमको ए की जरूरत नहीं है, बी को निकालने के लिए सी की जरूरत है। तो खाली सी निकाला, फटाक से पुट किया और आंसर बी के लिए ले आया। जितना पूछेगा उतना ही निकालेंगे, जो नहीं पूछ रहा उसको नहीं निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। किसी को डाउट होगा हैंड रेज करेगा।